तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यार आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड पर। तो साथ ही हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास है यार वो भी रेगुलर चल रही है। और यार कल से ना हमारी फिजिक्स की क्लास भी हो गई। और ये जो क्लास है अब थोड़ी लंबी आएंगी बट अल्टरनेट आएंगी। एक दिन आपको फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे चलेगा। तो बड़े यार एंजॉय के साथ यार आप पढ़ते रहिएगा, मस्ती के साथ, है ना। क्योंकि यार प्रेशर बना के तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर बना के हमने जब पढ़ा तो भाई हमारी पढ़ाई जो है यार बहुत भार लगती है। इसलिए हमें आराम से कूल कूल तरीके से पढ़ते रहना, ठीक है। तो भाई हमारा जो है ना अणुसंख्यक गुणधर्म चल रहा था, और अणुसंख्यक गुणधर्म की सीरीज में हमने यार 3 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लिए थे। तो इसके बाद हमें यार आज हमें चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है, जो है आपका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। बट यार परासरण दाब से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो परासरण है ये क्या है, ठीक है। तो ये जो परासरण है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और यार परासरण को भी पढ़ने से पहले हमें यहाँ एक शब्द मिल जाता है, अर्धपारगम झिल्ली। ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले यार हम अर्धपारगम झिल्ली करेंगे, फिर परासरण और फिर परासरण दाब। क्योंकि यार हमें हर एक चीज को समझते हुए चलना है भाई, हवा में नहीं उड़ाना है किसी भी चीज को, ठीक है। तो समझेंगे ध्यान से। आ जाओ भाई अर्धपारगम झिल्ली को समझते हैं। तो यार आप एक बात तो जानते हो कि जो विलयन है वो विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। मतलब जो विलयन होगा उसमें विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यार जो आप ये तो जानते हो कि जो विलयन है इसमें विलेय और विलायक होता है, ठीक है। विलयन में बेटा क्या होता है? एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। क्या होता है बेटा? विलेय। ये दोनों होते हैं। अब ये तो हमें जानते हैं, ये तो हमें पता है। बट यार आप अभी ये नहीं जानते हो कि जो विलायक है यार इसके अणुओं का आकार छोटा होता है। इसके अणुओं का आकार क्या होता है? छोटा। लेकिन जो विलेय है इसके अणुओं का आकार होता है बड़ा। ये नहीं जानते तो अब ये जान जाओ कि भाई विलायक के अणुओं का आकार छोटा और विलेय के अणुओं का आकार बड़ा। अब ये सीख लो। क्लियर हो गया? सीख गए? ठीक है। ध्यान रखना, विलयन में विलायक और विलेय तो होता है, बट विलेय के अणुओं का आकार होता है छोटा और विलायक के अणुओं का आकार सॉरी विलायक के अणुओं का आकार होता है छोटा और विलेय के अणुओं का आकार होता है बड़ा। क्लियर है? ठीक। अब आ जाओ अर्धपारगम झिल्ली। अब ये अर्धपारगम झिल्ली को यार एक टाइप से आप छन्नी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? छन्नी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? छन्नी बोल सकते हो। जैसे यार पानी को छानने के लिए छन्नी होती है, चाय को छानने के लिए जो चाय छानती हो ना उसको छानने के लिए एक छन्नी होती है। और भाई ऐसे ही यार जो छन्नी है एक छन्नी का ही काम करती है अर्धपारगम झिल्ली। क्लियर हुआ? अब एक मैंने बिल्कुल साधारण सरल भाषा में बता दिया, एक छन्नी। ठीक है, क्लियर है? ये छनन का काम करती है। लेकिन भाई कौन सी किसको छानती है, किसके छनन का काम करती है, तो वो सुनो। देखो ऐसी झिल्ली, देखो अर्धपारगम झिल्ली एक छन्नी है, ठीक है। बट कैसी छन्नी है, कैसी झिल्ली है? तो ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है। केवल किसके अणुओं को? विलायक। ये लिखा है विलायक के अणुओं को आर पार जाने देगी, ठीक है, विलेय के अणुओं को नहीं। अब क्वेश्चन सर आपका ये भी हो सकता है विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ऐसा पूरा लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है सर विलायक के अणुओं को आर पार क्यों जाने देती है, विलेय के अणुओं को क्यों नहीं? तो मैंने उसका साफ साफ कर दिया भाई, विलायक के अणुओं का आकार छोटा होता है, विलायक के अणु का आकार छोटा होता है, विलेय के अणु का आकार बड़ा होता है। इसलिए केवल ये विलायक के अणु को आर पार जाने देती है, विलेय के अणु को नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणु को आर पार जाने देती है, विलेय के अणु को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है। और एक छन्नी होती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो सर ये छन्नी कहाँ कहाँ लगी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब ये और बता दो, ठीक है। तो देखो सुनो, जो अर्धपारगम झिल्ली है बेटा वो दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। एक होती है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली और एक कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। तो प्राकृतिक का सुनो, ठीक है। देखो आप अपनी ये जो त्वचा दिख रही है ना, ये त्वचा अगर जो दिख रही है ना ऊपर, अगर यार आप देखो, अगर इस त्वचा को हम निकाल दें, इस त्वचा को हम क्या कर दें बेटा? निकाल दें, तो अभी आपने अक्सर यार ये देखा होगा इसके अंदर एक सफेद कलर की त्वचा आती है। अगर इस त्वचा को हम छील देना तो भाई एक सफेद कलर की त्वचा आती है हमारे बॉडी के अंदर, आती है ना, आपको पता है। जैसे कभी गिर जाते हो, लग जाती है, तो अक्सर यार आपने ये देखा होगा। तो यार जो सफेद कलर की जो त्वचा है वो क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। वो क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। अच्छा, आपने प्याज खाई, आपने लहसुन खाया, आपने अंगूर खाया,
बिल्कुल खाया होगा यार। तो जो यार प्याज प्याज खाई होगी तो देखा होगा कि यार जब प्याज को छीलते हैं तो जब छिली हुई जो प्याज खाते हो ना उसके अंदर साइड एक पतली सी झिल्ली निकलती है सफेद कलर की, वो अर्धपारगम झिल्ली है। ऐसे लहसुन पे भी लगती रहती है, ठीक है। उसी प्रकार आपने अंगूर खाया होगा, क्या खाया होगा बेटा? अंगूर। तो अंगूर के अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है, तो अंगूर के अंदर जिस मटेरियल भरा होता है उसके ऊपर जो परत चढ़ी रहती है ना अंगूर के ऊपर, जिसके अंदर वो मटेरियल होता है, वो अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। प्रत्येक पेड़ पौधों के अंदर मेरे भाई अर्धपारगम झिल्ली होगी। अच्छा वो कैसे होगी हमें तो पता ही नहीं। तो यार देखो, किसी भी आप जो जो जीवित पेड़ पौधा है उसको आप छीलना, जैसे ही आप उसको छीलोगे तो उसके अंदर एक रस सा निकलता है, एक पानी सा निकलता है। अच्छा वो क्यों निकलता है? वो इसलिए निकलता है कि जब तुम छीलते हो ना तो अर्धपारगम झिल्ली टूट जाती है और वही आपका जो रस्सा निकलता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो सेलुलोज होता है, अर्धपारगम झिल्ली टूट जाती है। क्लियर है? तो भाई प्रत्येक भाई पेड़ पौधे के अंदर होती है, प्याज में होती है, लहसुन में होती है। और जो किशमिश है, किशमिश खाई, किशमिश के जो ऊपर वाली परत है ना, अंगूर से तो किशमिश बनती है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो परत है वो अर्धपारगम झिल्ली है, समझ गए ना? तो ये अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मुर्गा है या जो बकरा है उसके अंदर का मांस या जो हमारे अंदर का जो मांस है यार, जो बंद है यार, वो एक अर्धपारगम झिल्ली के अंदर ही बंद है, ठीक है। तो अर्धपारगम झिल्ली के उदाहरण क्या हो जाएंगे भाई? चर्मपात्र, ठीक है, चर्मपात्र। अभी चर्मपात्र क्या होता है सर? तो वही तो बता रहा हूँ यार, चर्मपात्र मतलब ये जो मानव के अंदर की जो त्वचा के अंदर एक जो झिल्ली है उसको चर्मपात्र बोलते हैं, ठीक है। फिर गोट ब्लेडर, ठीक है, गोट ब्लेडर, ठीक है, गोट ब्लेडर। अब गोट ब्लेडर जैसे मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, ये सब बकरी, ठीक है। तो गोट ब्लेडर हुआ, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, है ना। अब प्याज, प्याज, ठीक है, लहसुन, लहसुन की झिल्ली की एक झिल्ली, ठीक है। ये ये प्राकृतिक जो अर्धपारगम झिल्ली, क्लियर हुआ है? समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। अब यार मेरे भाई कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली जो भाई कृत्रिम है, जो मानव निर्मित है। देखो प्राकृतिक ये प्रकृति की देन है, प्राकृतिक अर्धपारगम का मतलब है प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। और कृत्रिम का मतलब ये जो मानव निर्मित है, जो मानव ने बनाई है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये कौन कौन सी होती है? तो भाई जो कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है इसका दो ही उदाहरण है, ठीक है। एक तो है भाई कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड है क्या, या कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, कई टाइप से पूछी जाती है, तो याद रखना, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, इसका सूत्र क्या है बेटा? इसका सूत्र है CuFeCN का होल 6, CuFeCN का होल 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अर्धपारगम झिल्ली हमेशा याद रखना, ये कृत्रिम में, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, फास्फेट, ये अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? CA3PO4 का अल्ट्राइज, CA3PO4 का अल्ट्राइज। ये कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है और ये प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली है, क्लियर है? तो अर्धपारगम झिल्ली समझ गए कितने टाइप की है? दो टाइप की। ये अपनी कॉपी में भाई नोट्स बनाते चलना, मैं इतनी बार बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा पढ़ा हूँ, देखो मैं ही एक बंदा यार, मैं कह रहा हूँ ऐसा हूँ जो आपको इतना पढ़ा रहा हूँ यार बोर्ड पे, इस बोर्ड के अंदर इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपको बाहर से यार कहीं से भी एक चीज लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतना पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर है? ठीक है, तो ये सब समझ गए, ये सब उदाहरण लिख लिए, ये परिभाषा लिख ली, तो ये अर्धपारगम झिल्ली हो गई, ठीक है। अब अर्धपारगम झिल्ली समझ गए, अब आ जाओ इधर परासरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मेटिक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना। देखो ये लिखा हुआ है, जब बिलियन को विलायक से, ठीक है, तो देखो मैं बिलियन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रख रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है बेटा, एक जो है ना, ये सिलेंडर के आकार का एक क्या है, एक जो है ना एक पात्र, क्या है ये? पात्र है। अब इसके अंदर मैंने देखो ये बीच में क्या किया, मैंने एक जाली लगा दी, क्या लगा दी बेटा? जाली लगा दी, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक क्या है, एक पात्र लिया, ठीक है। अब ये पात्र लेके मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, एक बीच में जाली लगाई, ठीक है। अब जाली लगा के मैंने क्या किया, ये जाली है, ठीक है, ये क्या है? जाली, ठीक है, जाली में छेद होते हैं ना, तो ये जाली है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया, ठीक है। लो
ये अर्धपारगम झिल्ली को मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लपेट दिया। अब अर्धपारगम झिल्ली समझ ही गए आप, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया, ठीक है। ये अर्धपारगम झिल्ली है बेटा, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर लपेट दिया। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर भर दिया विलायक। इसके अंदर क्या भर दिया, विलायक। अब ध्यान रखना, और इसके अंदर भर दिया मैंने विलयन। क्या भर दिया, विलयन। अब एक बात याद रखो, आगे ध्यान से सुनना। देखो विलायक जो है, विलायक के अंदर विलय नहीं होता, ठीक है। देखो अगर विलायक के अंदर यार विलय होगा तो वो तो विलयन बन जाएगा, सिंपल सी बात है यार। विलायक के अंदर विलय होगा तो वो विलयन बन जाएगा। तो विलायक के अंदर विलय नहीं होता, विलायक केवल अपने आप में क्या होता है, एक शुद्ध विलायक का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये लिखा हुआ है विलयन। क्या लिखा हुआ है, विलयन। अब देखो जो विलयन लिखा है, क्या इस विलयन के अंदर विलय है, बिल्कुल विलयन के अंदर तो विलय होता ही होता है, ठीक है। अब तुमने यार एक शब्द सुना होगा, सांद्रता। मैंने आपको पढ़ाया है कुछ दिन पहले कि भाई सांद्रता क्या है। तो मैंने आपको बताया था सर, जो सांद्रता होती है वो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है। जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वही क्या है, सांद्रता है। वही क्या है, सांद्रता। अब क्लियर हो गया कि भाई जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो सांद्रता है, ठीक है। अब देखो विलायक में तो विलेय है ही नहीं, तो क्या इसकी कोई सांद्रता होगी, नहीं, मतलब इसकी सांद्रता क्या होगी, शून्य के बराबर होगी। लेकिन हम विलयन के अगर कंपेयर में देखें तो विलयन के कंपेयर में अगर देखें तो इसकी सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन विलयन में तो विलय होता है। अब विलय होता है मतलब इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई विलायक की सांद्रता क्या है, तो आप कह देना कम या शून्य होती है, बट विलयन की सांद्रता अधिक होती है। और आपसे पूछा जाए कि विलायक और विलयन में किसकी सांद्रता अधिक होती है, तो आप कह देना यार विलयन की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है। तो मैंने बेटा यहाँ क्या किया है, विलायक को विलयन से, विलायक को इस विलयन से इस अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रखा है। इस विलायक को इस विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा मैंने क्या करके रखा, अलग करके रखा है। तो जैसे ही मैंने अलग करके रखा तो 2 या 5 मिनट आपको वेट करना है, और 2 से 5 मिनट जब वेट करोगे तो विलायक के अणु है बेटा वो अपने आप स्वतः मतलब अपने आप जो है ना विलयन की ओर जाने लगेंगे, अपने आप ही जाने लगेंगे। आपको नहीं कहना कि भाई जाओ, नहीं, वो अपने आप जाने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो अपने आप जो घटना चल रही है, हो रही है ना, यही जो अपने आप की जो घटना है वही परासरण है। वही क्या, परासरण है। तो आपको तो विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग करके बस रखना है। देखो अर्धपारगम झिल्ली तो अलग कर रही है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ परिभाषा लो। देखो जब विलयन को, किसको, विलयन को विलायक से, किससे, विलायक से, देखो विलयन को विलायक से रखा ना, विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, देखो अर्धपारगम झिल्ली बीच में है, इसके द्वारा रखा ना, ठीक है, द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है, तब विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक, जो विलायक है इसके अणु, ठीक है, स्वतः मतलब अपने आप विलयन की ओर जाने लगते हैं, मतलब इसकी ओर जाने लगते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परासरण। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं है ना। अब दूसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो, अब दूसरी परिभाषा आप ये लिख सकते हो कि भाई जो विलायक है और विलयन है इनको नहीं बोलना। आप क्या बोलोगे, देखो सुनना, जब कम सांद्रता वाले विलयन को, देखो ये कम सांद्रता वाला है ना, तो क्या बोलोगे, जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक अलग करके रख दिया जाता है, तब कम सांद्रता वाले विलयन से जो विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। ये दूसरी परिभाषा है, एक बार और बोल दूं, सुनो, जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है, तब कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन को जाने लगते हैं। इसे हम परासरण कहते हैं। क्लियर हो गया, ये आप इन नामों से परिभाषा बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखो, जो परासरण है परेशानी वो 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है परासरण बेटा, 2 टाइप का। अच्छा ये सर 2 टाइप का कौन कौन सा, तो देखो मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना यार बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, है ना, आप जब बाहर से खाओगे तो अंदर पेट में ही जाएगा, जब आप बाहर से खाओगे तो अंदर कहाँ जाएगा, पेट में। और लेकिन जब उल्टी होगी तो अंदर का मटेरियल कहाँ आएगा, बाहर जाएगा। बात क्लियर है, बाहर से खाओगे तो अंदर जाएगा और अंदर का फिर उल्टी होगी तो बाहर आएगा। 2 समझ गए, ठीक है। तो परासरण बेटा 2 ही प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है अंतः परासरण, कौन सा बेटा, अंतः परासरण, ठीक है,
अब अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। कौन सा? बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। अब ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी बात को इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। अब अंतः, अंतः का मतलब अंदर। अच्छा ये बताओ, कोई अंदर कब आएगा? जब बाहर होगा। कोई अंदर कब आएगा? जब बाहर होगा। बाहर होगा तो जब तो ही हम उसे कहेंगे कि अंदर आ जाओ। क्या कोई व्यक्ति अंदर है और उससे हम कभी कहेंगे कि अंदर आ जाओ? तो भाई वो पागल और समझेगा, नहीं ना? ठीक है, बाहर होगा जब उसको अंदर बुलाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अंतः परासरण है। इसकी परिभाषा क्या हो जाती है बेटा? जब परासरण की क्रिया, जब परासरण की क्रिया, ध्यान रखना, जब परासरण की, देखो परासरण तो है ये, है ना? तो जब परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है। ये बात याद रखना, अपनी कॉपी में लिखो। जब परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है तब उसे अंतः परासरण कहते हैं। और जब परासरण की क्रिया, देखो ये बाह्य है, और बाह्य, जब किसी व्यक्ति को बाहर कब बुलाएंगे? जब वो अंदर होगा, तो होगा ना? ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे? जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है तो उसे बाह्य परासरण कहेंगे। ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर बुलाना है, और बाह्य मतलब यहाँ को बाहर बुलाना है। ठीक है, अंतः का मतलब इसको अंदर बुलाना है, और बाह्य का मतलब इसको बाहर बुलाना है। ठीक है, तो अंतः अंदर कब बुलाएंगे? जब बाहर होगा, और बाहर कब बुलाएंगे? जब अंदर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अंतः में क्या होगा? जब कोशिका की, सॉरी, परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है तो उसे अंतः परासरण कहते हैं। देखो जैसे चना, चने का, चने ब, किशमिश लिखना। ठीक है, चने ब, किशमिश, किशमिश का फूल, किशमिश का फूल। अब ध्यान सुनो, देखो ध्यान सुनना, देखो चने को या किशमिश को हम पानी में डालते हैं। चने को या किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? जो बाहर का जो पानी होता है वो किशमिश के या चने के अंदर चला जाता है। तो ये बाहर से कहाँ गया? अंदर से गया ना, बाहर से अंदर गया, इसलिए अंतः परासरण है। समझ में आपको अब आया कि नहीं आया? ठीक है, जब परासरण क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है तो इसे हम बोलते हैं अंतः परासरण। जैसे चने या किशमिश का फूलना, ये बाहर का पानी किशमिश या चने के अंदर चला जाता है तो अंतः परासरण। ठीक है, देखो बाह्य परासरण, जब परासरण क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। जैसे यार हमने देखा कि भाई अंगूर, अंगूर आपने खाया? खाया अंगूर? ठीक है, अंगूर या अंडा खाया? बोलो जल्दी, अंडा खाया? नहीं खाया ना? अंडा है, प्रोटीन है, खाना चाहिए। ठीक है, अंगूर या अंडे का नमक के विलयन, नमक के विलयन में पिचकना, पिचकना। ठीक है, देखो क्या होता है मेरे भाई, जो अंगूर है या फिर जो अंडा है इसको हम नमक के विलयन में डाल दें। ठीक है, अब देखो जैसे मान के चलो मेरे पास ये पात्र है ना, मेरे पास पात्र है और इसमें मैंने नमक का विलयन बना दिया, मतलब नमक को जल में डाला और विलयन बना दिया, और फिर मैंने इससे यहाँ पर इस हट्टे कट्टे अंगूर को इसके अंदर डाला। तो जैसे यार इस हट्टे कट्टे अंगूर को इसके अंदर डालूंगा तो अंगूर जो है ना पिचक जाएगा। ठीक है, पिचक जाएगा, ऐसा था, और फिर ऐसा हो गया। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि भाई अंगूर या अंडे को जब नमक के विलयन में डालते हैं तो ये पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अंगूर या नमक के विलयन को, सॉरी, अंगूर या अंडे को नमक के विलयन में डालते हैं ना, तो जो अंगूर के अंदर जो मटेरियल होता है उसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है, और जो नमक का विलयन है उसकी सांद्रता क्या होती है? ज्यादा। तो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जो है ना बहता है, तो अंदर से मटेरियल बाहर आ जाता है और अंगूर या जो अंडा है वो पिचक जाता है। क्लियर है? तो ये बाह्य परासरण और ये अंतः परासरण, आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझ गए होंगे। देखो परासरण दाब को पढ़ने से पहले यार हमें इतनी चीजें पढ़नी पड़ी। ठीक है, अब हम जो है ना परासरण पर फाइनली पहुंच गए हैं। ये जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक है, प्रेशर है, इसको पढ़ लो, बहुत इजी है। ठीक है, तो बहुत इजी कैसा है सर? तो बहुत इजी ऐसा है मेरे भाई, क्या होता है जब हम, सॉरी ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया हो जाती है प्रारंभ, परासरण क्रिया हो जाती है ना प्रारंभ। देखो इधर, ठीक है, ध्यान से सुनना, देख ध्यान से अच्छे से समझना। देखो देखो मेरे पास ये एक पात्र है, मेरे पास क्या है, ये एक पात्र। ठीक है, अब इस पात्र के अंदर मैंने एक छोटा सा पात्र और फिट कर दिया। ठीक है, ये छोटा सा पात्र फिट कर दिया, और इस पात्र के अंदर मैंने क्या भर दिया बेटा? विलायक भर दिया। क्या भर दिया? विलायक भर दिया। ठीक है,
और इसके अंदर क्या भर दिया, 1 बिलियन भर दिया, ठीक है। और ये जो पात्र था उसके अंदर छोटे छोटे क्या थे, छेद थे, छोटे छोटे क्या थे, छेद। अब मैंने इसके ऊपर क्या लपेट दिया, अर्धपारगम झिल्ली लपेट दी, ठीक है। क्या लपेट दिया, अर्धपारगम झिल्ली, ये इसके अंदर अर्धपारगम झिल्ली लपेट दी और यहाँ भर दिया मैंने बिलियन, ठीक है। ये भर दिया मैंने बिलियन, मतलब ऐसा कुछ था ये, मैं देखो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड, ये कुछ ऐसा था, जैसे ये मेरे पास एक क्या है, ब्रेस्टर है, ठीक है। तो ये इस टाइप का सिलेंडर था, ऐसा ऐसा सिलेंडर था, ठीक है। ये ऐसा सिलेंडर था। अब ऐसा सिलेंडर था तो ये पूरा एक सिलेंडर ही है, ठीक है। ऊपर भी और नीचे दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, बिलियन भरा हुआ, ठीक है। और बीच में मैंने, जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा था, ठीक है, मैंने एक छोटा सा पतला सा क्या डाल दिया इसके अंदर, पाइप, और उसके अंदर क्या भर दिया मैंने, बिलियन। ये कुछ इस टाइप का, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ क्या भरा, बिलियन, और मैंने क्या भर दिया यहाँ बिलायक। तो जैसे ही मैंने बिलायक को बिलियन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करके रखा, ठीक है, तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, परासरण की क्रिया हो जाएगी और जो बिलायक के अणु हैं वो कहाँ की ओर जाने लगेंगे, बिलियन की ओर जाने लगेंगे। एक समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसा जाने लगेंगे कि नहीं, बोलो, जाने लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल जाने लगेंगे, ठीक है। अब जैसे ही जाने लगेंगे तो मतलब परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यार हमें इस परासरण की क्रिया को अगर रोकना है, परासरण क्रिया चालू हो गई, जब मैंने बिलायक को बिलियन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा तो कुछ समय पश्चात परासरण क्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन हमें इस परासरण की क्रिया को रोकना है, तो अगर हमें इस परासरण की क्रिया को रोकना है तो बेटा हम क्या करेंगे, जो बिलियन है ना, इस बिलियन पर पिस्टन लगा के, क्या लगाएंगे, बिलियन पर एक पिस्टन लगाएंगे, और पिस्टन लगा के बिलियन पे क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाब, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बिलियन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दाब। तो बिलियन पर हम दाब उतना ही लगाएंगे, ज्यादा दाब नहीं लगाना है हमें, इस बिलियन पर उतना दाब लगाना है कि ये जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाए। मतलब जो बिलायक के अणु यहाँ आ रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं और यहाँ ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आ रहे हैं ना, ये इनका आना जो है वो बंद हो जाए, हमें इतना दाब लगाना है, ठीक है। और जब जैसे ही हम इतना दाब लगाएंगे और बिलायक के अणु बिलियन की ओर आना जैसे ही बंद हो जाएंगे तो परासरण की क्रिया भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, समझ आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब बिलायक को बिलियन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है तब परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, ये जो परासरण क्रिया प्रारंभ हुई है ना, इसको रोकने के लिए जो बिलियन है, इस बिलियन पर जो कम से कम दाब लगाया जाएगा, कम से कम, ज्यादा नहीं, ज्यादा में भाई ज्यादा दाब नहीं लगाना। अगर ज्यादा दाब लगाओगे तो जो अर्धपारगम झिल्ली है इसके टूटने की संभावना हो सकती है, टूट सकती है। तो जो कम से कम दाब लगाओगे और वही कम से कम दाब मेरे भाई परासरण दाब कहलाएगा, और इस परासरण दाब को हम पाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पाई से व्यक्त करते हैं। ये बातें क्लियर हुई, ये बातें आपको समझ में आए, कोई दिक्कत है? तो ये इतना सा था हमारा परासरण दाब तो, लेकिन यार इनको इस इतने से परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इतनी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। और यार बताओ, अगर मैं ये सारी चीजें आप लोग को नहीं बताता तो क्या आप इस परासरण दाब को समझ पाते? बोलो, जवाब दो, क्या समझ पाते ना? नहीं समझ पाते ना? तो ये ऐसा है, ये क्वालिटी है अपने राहुल सर की, ठीक है। पहले भाई पूरा समझाते हैं बेसिक से और फिर आपको कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना अच्छा लगा वीडियो, मजा आया ना ये सारी चीज़ों में? आगे बढ़ेंगे।